नमस्कार बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जियोग्राफी क्लास 12 अध्याय 1 जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। जनसंख्या वितरण और घनत्व के बारे में अपने कल पढ़ चुके थे। आज अपना टॉपिक रहेगा जनसंख्या वृद्धि। तो पहले अपने समझते हैं जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है। यानी किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में जनसंख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। यानी कोई भी निश्चित क्षेत्र है, उस निश्चित जो क्षेत्र है उसमें निश्चित समय के अंदर जनसंख्या के अंदर जो बदलाव आता है, जनसंख्या के अंदर जो परिवर्तन आता है, उसको हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो हम जनसंख्या के बारे में, वृद्धि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जनसंख्या वृद्धि किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों को समझने के लिए हमें जनसंख्या की जो प्रावस्थाएं हैं उनको समझना पड़ेगा। इसके बाद में अपने जानते हैं जनसंख्या की परावस्थाएं। जनसंख्या की परावस्थाएं कौन कौन सी होती है उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसमें जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं। इसकी दर को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इसकी जो दर होती है उसको क्या है, प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। जनसंख्या की जो दर होती है उसको किस में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक होते हैं। घटक कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला कौन सा है? प्राकृतिक और दूसरा जो घटक है वो है अभिप्रेरित। यानी एक तो जनसंख्या में वृद्धि प्राकृतिक रूप से होती है और दूसरी क्या है, अभिप्रेरित वृद्धि होती है। दो प्रकार से जनसंख्या के अंदर क्या है, परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं। इसके बारे में अपने जाना। जबकि प्राकृतिक वृद्धि का विश्लेषण अशोधित जन्म और मृत्यु दरों से निर्धारित होती है। यानी इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या है, अशोधित जन्म दर को देखा जाता है और मृत्यु दर को देखा जाता है। अभिप्रेरित घटकों को किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचलन की प्रबलता द्वारा देखा जाता है। ये क्या है, इसमें लोगों की जो अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती इनके द्वारा देखा जाता है। यानी लोगों की जो अभिवर्ती को देखने की जो संचलन है उसके माध्यम से देखा जाता है। अभिप्रेरित को अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती के माध्यम से। दो घटक होते हैं। प्राकृतिक घटक को देखा जाता है अशोधित जन्म और मृत्यु से, जबकि अभिप्रेरित जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो क्या है, अंतर्वर्ती जो लोगों का संचलन होता है और बहिर्वर्ती जो संचलन होता है उसके माध्यम से अभिप्रेरित जो जनसंख्या वृद्धि है उसको देखा जाता है। भारत की जनसंख्या के दोनों दशकीय और वार्षिक दर ऊंचे हैं। यानी दो तरह की वृद्धि दर होती है। एक तो होती है दशकीय वृद्धि दर, यानी 10 वर्षों में
जनसंख्या के अंदर हुई जो वृद्धि होती है उसको दशकीय वृद्धि कहते हैं, और वार्षिक जो वृद्धि दर होती है वृद्धि वो होती है 1 वर्ष में जो जनसंख्या में बदलाव होता है। दशकीय वृद्धि क्या होती है? 10 वर्षों में जो परिवर्तन हुआ जनसंख्या में। वार्षिक वृद्धि दर 1 वर्ष के अंदर जो जनसंख्या के अंदर बदलाव आए, परिवर्तन आए, उनको कहते हैं। वृद्धि की इस वर्तमान दर से अनुमान लगाया जाता है कि अगले 36 वर्षों में देश की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। यानी ऐसा अनुमान है कि अगले जो 36 वर्ष है उसमें जनसंख्या क्या है? दोगुनी जनसंख्या है जो बढ़ जाएगी। जिस वृद्धि दर से जनसंख्या के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है, अगर इसी प्रकार जनसंख्या बढ़ती रही तो जनसंख्या 36 वर्षों के बाद दोगुनी हो जाएगी। विगत 1 शताब्दी में भारत में जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर तथा प्रवास की दर के कारण हुई है, इसलिए यह वृद्धि दर विभिन्न प्रवृत्तियों को दर्शाती है। यानी 100 वर्षों के अंदर, पिछले जो 100 वर्ष है, उन 100 वर्षों में जनसंख्या के अंदर जो वृद्धि हुई वह जनसंख्या की वृद्धि को दर्शाती है, और उन 100 वर्षों की जो जनसंख्या बढ़ी उसको अपने जनसंख्या की जो प्रावस्थाएं हैं, ठीक है, जो समय है, किस समय में कितनी जनसंख्या बढ़ी उसके बारे में अपने जानेंगे। इस अवधि में वृद्धि की 4 सुस्पष्ट परावस्था है। कितनी है? परावस्था कितनी है? 4 परावस्था है। नंबर 1, पहली परावस्था है परावस्था कै। इसका समय था 1901 से लेकर 1921 तक। यानी 1901 से लेकर 1921 ईस्वी का जो समय था, 1901 से लेकर 1921 यानी 20 वर्षों के अंदर अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की रुद्ध तथा स्थिर प्रावस्था कहते हैं। इस समय में भारत में क्या है, जो जनसंख्या थी वो स्थिर अवस्था में बढ़ी, स्थिर अवस्था में वृद्धि, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। वृद्धि क्या थी? कम थी। यहाँ तक कि 1911-1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे। उस समय में क्या थी? जन्म दर भी उच्च थी, जन्म मृत्यु दर क्या थी? उच्च थी, दोनों ही उच्च थी। इसलिए क्या थी? स्थिर थी। यानी जितनी जन्म दर थी उतनी ही क्या थी? मृत्यु दर थी। इसलिए क्या है? जनसंख्या स्थिर अवस्था में थी, जिससे वृद्धि दर निम्न बनी रही। निम्न स्वास्थ्य भी निम्न था। चिकित्सा सेवाएं अधिकतर लोगों की निरक्षरता थी। भोजन और अन्य आधारभूत आवश्यकताओं का अपर्याप्त वितरण था। लोगों को पर्याप्त मात्रा में क्या भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता था, पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। इस अवधि में मोटे तौर पर उच्च जन्म दर और मृत्यु दरों के लिए उत्तरदायी थी। दूसरी जो परावस्था थी, परावस्था है, ये जो समय था ये 1921 से लेकर 1951 ईस्वी तक का समय था। ये जो समय था वो क्या था? 1921 से लेकर 1951 तक का समय था। इस समय में जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। देश भर में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य में व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को नीचे ला दिया। यानी वृद्धि दर तो स्थिर अवस्था में थी, लेकिन इस समय में क्या हुआ? लोगों का स्वास्थ्य और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार हो गए। इस कारण क्या है? मृत्यु दर है जो कम होने लगी। साथ ही साथ बेहतर परिवहन, इसके साथ साथ परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ होने लगी। संचार जो तंत्र है, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार हो गया। सूचना के जो माध्यम है, इसकी प्रणाली में सुधार हुआ। फलस्वरूप अशोधित जन्म दर ऊंची बनी रही, जिससे पिछली प्रावस्था की तुलना में वृद्धि दर उच्चतर हुई। यानी वृद्धि दर क्या है? बढ़ी। 1920 के दशक की महान आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में ये वृद्धि दर प्रभावशाली थी। इसके बाद में नेक्स्ट है परावस्था गै।
1951 से 81 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। यह देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास, जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ। औसत वार्षिक दर पर 2.2% तक ऊंची रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यही वह अवधि थी जिससे एक केंद्रीकृत नियोजन यानी केंद्र की जो योजना थी प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्यों को आरंभ किया गया। अर्थव्यवस्था सुधरने लगी, जिससे अधिकांश लोगों के जीवन की दशाओं में सुधार सुनिश्चित हुआ। परिणाम स्वरूप जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर उच्चतर हुई। इन सब के अतिरिक्त तिब्बतियों, बांग्लादेशियों, नेपालियों को देश में लाने वाले बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, यहाँ तक कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने भी उच्च वृद्धि दर में योगदान दिया। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रावस्था गय। ये 1951 से 1981। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रावस्था थी जनसंख्या वृद्धि की है नंबर, इसका जो समय था वो था 1981 से लेकर आज वर्तमान तक। इस समय में जनसंख्या की वृद्धि को देखते हैं। 1981 के पश्चात वर्तमान तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर यद्यपि ऊंची बनी रही, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी, यानी मंद गति से घटने लगी। और ऐसी जनसंख्या वृद्धि के लिए अशोधित जन्म दर की अधोमुखी प्रवृत्ति को उत्तरदायी माना जाता है। बदले में यह देश में विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता, विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में सुधार भी इस समय में हुआ। स्त्रियों की जो शिक्षा उसमें सुधार हुआ 1981 के पश्चात। देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊंची है और विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा यह प्रक्षेपित किया गया है कि 2025 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ को स्पर्श करेगी। कितने को? 135 करोड़ को स्पर्श करेगी। देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊंची है और विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा यह प्रक्षेपित किया गया कि 2025 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ स्पर्श करेगी। अब तक किया गया विश्लेषण, अब तक की जो जानकारी है औसत वृद्धि दर को दर्शाता है, किंतु देश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वृद्धि दर में विस्तृत विभिन्नता पाई जाती है, जिसकी विवेचना नीचे की गई है। अब इसके बाद में है क्षेत्रीय विभिन्नताएं, यानी जो जनसंख्या है, जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय विभिन्नताएं, यानी ये अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या की जो विभिन्नताएं है, कहीं जनसंख्या अधिक है, कहीं मध्यम है, कहीं कम है। ठीक है, ऐसा क्यों है? 1991 से 2001 के दौरान भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की वृद्धि दर सुस्पष्ट प्रतिरूप दर्शाती है। यानी जो भारत के राज्य हैं और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, जैसे केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, पुडुचेरी है, गोवा है, जैसे राज्यों में निम्न वृद्धि दर पाई जाती है। ये जो राज्य है निम्न वृद्धि दर वाले राज्य हैं। निम्न दर वृद्धि वाले राज्य केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, पुडुचेरी है, गोवा है। इन राज्यों में जनसंख्या की वृद्धि है जो निम्न पाई जाती है, जो दशक में 20% से अधिक नहीं हुई। केरल 9.4 में न केवल इस वर्ग के राज्यों में बल्कि पूरे देश में निम्नतम वृद्धि दर है जो दर्ज की गई। देश के उत्तर पश्चिमी अगर भागों की बात करें, उत्तर और मध्य भागों में पश्चिम से पूर्व स्थित राज्य है, एक सतत पेटी में दक्षिण राज्यों की अपेक्षा उच्च वृद्धि दर पाई जाती है। यानी दक्षिण राज्यों की वजह इन क्षेत्रों में क्या है, जो उत्तर पश्चिम और उत्तरी और उत्तर मध्य जो भाग हैं भारत के, इन भागों में जनसंख्या का अधिक जमाव है, जनसंख्या अधिक निवास कर रही है। इस पेटी के राज्य कौन कौन से हैं? जैसे गुजरात राज्य हैं, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है,
उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, सिक्किम है, असम है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, इनमें औसत वृद्धि दर क्या है? 20 से 25% पाई जाती है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पक्ष इसके किशोरों की वृद्धि है। सबसे ज़्यादा किशोरों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। वर्तमान में किशोरों अर्थात 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग का अंश 22% है। ठीक है, 10 से लेकर 19 वर्ष के जो है उनका 22%। 2001 में 53%, और 47% क्या हैं? किशोरियां हैं। तो इनकी जनसंख्या में इजाफा हुआ है भारत के अंदर। किशोर जनसंख्या यद्यपि उच्च संभावनाओं से युक्त युवा जनसंख्या समझी जाती है। यदि उन्हें समुचित ढंग से मार्गदर्शित और दिशा निर्देशित न किया जाए तो वे काफ़ी सुभेद्य भी होते हैं। जहाँ तक इन किशोरों का संबंध है, समाज के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं, जिनमें से कुछ विवाह की निम्न आयु यानी निम्न आयु में विवाह कर देते हैं, निरक्षरता, ठीक है, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, स्त्री निरक्षरता, और विद्यालय विरत छात्र विद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं बच्चे, विद्यालयों तक उनकी पहुंच नहीं, पोषकों की निम्न ग्राह्यता, किशोरी माताओं में उच्च मातृ मृत्यु दर, HIV एड्स के संक्रमण की उच्च दरें, शारीरिक और मानसिक अपंगता तथा मंदता, औषध दुरुपयोग और मदिरा सेवन, किशोर अपचार और अपराध करना इत्यादि के ये शिकार हो जाते हैं। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने किशोर वर्गों को उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ निश्चित नीतियां बनाई है कि इनको उचित शिक्षा है जो प्रदान दिलाई जाए, उनके गुणों का बेहतर मार्गदर्शन और उपयुक्त उपयोग है जो किया जा सके। राष्ट्रीय युवा नीति एक ऐसा उदाहरण है जिसे हमारी विशाल युवा और किशोर जनसंख्या के समग्र विकास की देखरेख हेतु अभिकल्पित किया गया है। 2003 में प्रायोजित की गई भारत सरकार की युवा नीति युवाओं और किशोरों के चौमुखी विकास पर बल देती है। 2003 में क्या है? प्रायोजित की गई भारत सरकार की युवा नीति कब लागू की गई? 2003 में, जो कि युवाओं के विकास की ओर ध्यान देती है ताकि देश के रचनात्मक विकास में वे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम हो सके। इसका ध्येय देशभक्ति और उत्तरदायी नागरिकता के गुणों का प्रबलन भी है। इस नीति का मुख्य ध्येय निर्णय लेने में युवाओं की प्रभावी सहभागिता, एक सुयोग्य नेतृत्व के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के संदर्भ में उनको सशक्त करना है। महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया है ताकि पुरुषों और महिलाओं की स्थिति में समता लाई जा सके। इनके अतिरिक्त युवाओं के स्वास्थ्य है, क्रीड़ा है, प्रमोद है, रचनात्मक और विज्ञान है, प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में नए परिवर्तन हैं, जागरूकता की देखरेख हेतु सोचे समझे प्रयत्न हैं, वो भी किए जाते हैं। देश में दिक् और काल के संदर्भ में जनसंख्या की वृद्धि दर में व्यापक भिन्नता पाई जाती है, जो जनसंख्या की वृद्धि से संबंधित अनेक सामाजिक समस्याओं को उजागर करती है। ये जो क्षेत्रीय विभिन्नता है, इसी के कारण क्या अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई है। फिर भी जनसंख्या के वृद्धि प्रतिरूपों की बेहतर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि जनसंख्या के सामाजिक संगठन की भी पड़ताल की जाए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जनसंख्या वृद्धि का अर्थ समझा। जनसंख्या वृद्धि की जो 4 अवस्थाएँ हैं, इन 4 अवस्थाओं में जनसंख्या के अंदर किस प्रकार वृद्धि हुई, और जनसंख्या वृद्धि की जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी उनको आज हमने समझने का प्रयास किया। इसके बाद में नेक्स्ट कल अपने जनसंख्या संगठन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।